साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 का पहला सेट देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा कि पहला आपका स्टेटमेंट है कि द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, और दूसरा है कि द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, और तीसरा आपका ऑप्शन है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो, और चौथा आपका स्टेटमेंट है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है। मेरे मित्र, आपसे सवाल ये करा गया है कि इन चारों ही स्टेटमेंट में से या इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि पदार्थ क्या होता है। तो नो डाउट आपको मालूम है ये चीज कि जब भी हम मैटर यानी कि पदार्थ की चर्चा करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा चीज जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो और खिसकाने पर प्रतिरोध यानी कि घर्षण उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। और जितने भी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, आप कहेंगे सर ये जो पदार्थ होते हैं ये छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग पदार्थ के भौतिक अवस्था पर पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे आसपास में तीन ही मुख्य रूप से पदार्थ की अवस्थाएं देखने को मिलती है। आप कहेंगे गुरुजी ये कौन कौन सा है? या तो आपके आसपास में आपको जो चीजें दिखती है वो ठोस रूप में होता है, या फिर द्रव रूप में होता है, या फिर गैस रूप में होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पदार्थ की अवस्था की बात करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम पदार्थ की अवस्था की बात करेंगे तो आप सभी ये कहेंगे कि सर पॉपुलर स्टेट की चर्चा करेंगे, लोकप्रिय अवस्था की चर्चा करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और क्या होगा? गैस होगा। और फोर्थ स्टेट की चर्चा करेंगे तो आप सभी कहेंगे प्लाज्मा होगा। और फिफ्थ स्टेट की चर्चा करेंगे तो आप सभी कहेंगे बीईसी। मतलब पदार्थ की टोटल स्टेट कितनी है, टोटल अवस्था कितनी है? सर 5। लेकिन आपको आपके आसपास में सर ये तीन अवस्था ही देखने को मिलती है। या तो चीजें आपको सॉलिड रूप में दिखती है, या फिर लिक्विड के रूप में, या फिर गैस के रूप में। अब मेरा मतलब जब आप ये कह रहे हो कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, सभी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सब के सब छोटे छोटे कण से मिलकर बने होंगे। और अगर आप पदार्थ के तीन अवस्था के कणों की प्रकृति को देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे मित्र इस डायग्राम पे आप ध्यान देना। क्या देख पा रहे हो कि यहां पे जो चीजें हैं वो किसके लिए है? सॉलिड यानी कि ठोस के लिए है। अब ये क्या है? तो सर इस छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए हैं। ध्यान से समझना कि ये जो आपको गोल गोल जैसी संरचना दिख रही है क्या है? सर इसके छोटे छोटे कण हैं। अब यहाँ पे ये द्रव है और इसकी जो गोल गोल संरचना है ये क्या है? सर छोटे छोटे कण है। ये गैस है। अब इसकी जो गोल गोल संरचना आप देख रहे हो ये क्या है? सर छोटे छोटे कण है। मेरे मित्र, आप सभी को ये याद रखना होगा कि जो पदार्थ की ठोस अवस्था है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में गैप बहुत कम है, जबकि जो पदार्थ के कण है वो बहुत आप कह सकते हो कि चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो पदार्थ के कण आपस में बंधे हुए हैं, पदार्थ के कण आपस में बंधे हुए हैं, यहां पे क्या कार्य कर रहा होता है? तो आप सभी याद रखेंगे आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। क्या कार्य कर रहा होता है? आकर्षण बल, जिसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल के रूप में देखते हैं। किस रूप में? अंतर आणविक आकर्षण बल के रूप में देखते हैं। मतलब यह हुआ कि पदार्थ के कण आपस में अंतर आणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अब मेरे मित्र ये ध्यान दो कि आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे सॉलिड में दो कणों के बीच में कम गैप जो है वो कम देखने को मिल रही है, जबकि इसकी अपेक्षा अगर आप लिक्विड में आओगे तो इसके कणों के बीच में आपको गैप ज्यादा देखने को मिल रही है। और मेरे मित्र यहां पे भी जो आपको गैप देखने को मिल रही है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी याद रखेंगे, इस गैप को हम लोग अंतर आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आणविक स्थान कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं।
अब ये चीजें आपको क्लियर रखनी होगी हमेशा कि जितने भी पदार्थ होंगे दैट्स ऑल आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, सब के सब छोटे कण से मिलके बने होंगे। चला, अब आप अपने आसपास में ईंट देख रहे हो, पत्थर देख रहे हो, कुर्सी देख रहे हो, सर कोई और चीज देख रहे हो, कोई और चीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, सब कण से मिलके बने होंगे। सभी के कण आपस में आप कहेंगे अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधे होंगे, और सभी पदार्थ के कण के बीच में जो गैप होगा आप कहेंगे सर अंतराण्विक स्थान कहलाएगा। अब आपको यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान है, ये पदार्थ दर पदार्थ वैरी करता है, यानी कि अलग अलग पदार्थों में इसका जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र, आप सॉलिड में देख रहे हो कि अंतराण्विक स्थान आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है, जबकि इसके अपेक्षा आप लिक्विड में देखोगे आप कहोगे सर अंतराण्विक स्थान ज्यादा है, जबकि गैस में तो गुरुजी तो बहुत खाली है, अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम सीधे सीधे ये कहें आपको ये कहें कि सॉलिड में, यहां पे ध्यान देना कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम IMS से रिप्रेजेंट कर दें, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग IF से रिप्रेजेंट कर दें। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि जो आपका सॉलिड का EMS होगा वो क्या होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जबकि जो IMF होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अब द्रव में आएंगे तो IMS इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अंतराण्विक स्थान आप कहेंगे सर सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा होगा, सॉलिड की अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा, सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा होगा। जबकि IMF आप कहेंगे सर जब अंतराण्विक स्थान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होंगे सर? कम हो जाएंगे। दो दोस्त के बीच में गैप बढ़ जाती है तो क्या होता है सर? जो अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर सॉलिड से कम होगा। क्या होगा? सॉलिड से कम होगा। जबकि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ठोस में देखने को मिलेगा। अब मेरे मित्र इसमें आप देख रहे हो कि गैप ज्यादा होगा तो IMS इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या होता है सर? मैक्सिमम होता है सॉलिड लिक्विड इन सभी की अपेक्षा। और IMF क्या होता है सर? मिनिमम होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल का मान गैसियस पदार्थ में आपको कम देखने को मिलता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ कि सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि ये तो प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लो यहां पे हम लिख दें अंतराण्विक आकर्षण बल या इंग्लिश में IMF, कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, यह भी बात सही है, क्योंकि पदार्थ के कण जो आपस में चिपके रहते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सहारे। फिर कहा जा रहा है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य क्या होता है? स्थिर रहता है, जो कि का है? आप कहिएगा गलत है गुरुजी, सामर्थ्य जो है वो स्थिर नहीं होता है, क्योंकि ठोस में सबसे ज्यादा होता है सर, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम और गैस में सबसे कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी पदार्थ के लिए कांस्टेंट नहीं होता है। तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। और चौथा है कि द्रव कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अभी हम देखे हैं। तो बता दो कि राइट आंसर आपका क्या होगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें से आपको गलत युग्म चुनना है। पहला है कि छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर पे आएंगे। दूसरा है कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पर आएंगे। तीसरा है स्वपोषी, आप यहां पे दिया हुआ प्रथम पोषण स्तर पर आएंगे। और चौथा है जीवाणु, यहां पे कहा जा रहा है चतुर्थ पोषण स्तर पर आएंगे। क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब भी हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, पोषण स्तर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप किसकी चर्चा करेंगे? आप कहेंगे प्रथम पोषी स्तर, जिसमें कौन आएगा? स्वपोषी पौधे, ऑल द ग्रीन प्लांट्स। अब स्वपोषी पौधे को जो खाने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा आप कहेंगे सर सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी को खा जाएगा आप कहेंगे टर्सरी में आएगा। मेरे मित्र ध्यान देना कि अगर हम ट्रॉपिक लेवल की चर्चा करते हैं तो एनसीईआरटी की ये बातें आप सबों को माइंड में रखनी चाहिए। मेरे मित्र ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नोट करके हम लिख दे रहे हैं। आप जो भी छात्र इसको देख रहे हैं ये आप सबों के लिए मोस्ट भी आए है, इसीलिए कि आपको कहीं पे भी इससे संबंधित एक सवाल देखने को मिल सकता है।
हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम पोषी स्तर की चर्चा करेंगे, ट्रॉपिक लेवल की चर्चा करेंगे, तो पहले स्तर पर कौन आएगा? प्रथम पोषी स्तर पर कौन आएगा? आप सभी याद रखेंगे सर, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर आएंगे। और प्रोड्यूसर कौन है? आप कहेंगे सर ग्रीन प्लांट, हरा पेड़ पौधा। मेरे मित्र, जो उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे को खाएंगे उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। और इसको हम लोग किस लेवल पे रखेंगे सर? दूसरे लेवल पे रखेंगे। किस लेवल पे रखेंगे? दूसरे लेवल पे रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा वो सर प्राथमिक और उत्पादक को भी छोटे मात्रा में खाएगा। और मेरे मित्र, इसीलिए हम लोग इसको किस लेवल पे रखेंगे? आप कहेंगे सर तीसरे लेवल पे रखेंगे। और जो तृतीय उपभोक्ता होगा उसको हम लोग किस लेवल पे रखेंगे सर? चौथे लेवल पे रखेंगे। किस लेवल पे? चौथे लेवल पे। अब ध्यान देना, यहां पे एनसीईआरटी की ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। ये प्रत्येक स्टेप जो देख रहे हो, ये प्रत्येक स्टेप क्या कर रहा है? एक पोषण का स्तर तैयार कर रहा है। क्या कहा जा रहा है कि स्वपोषी अथवा उत्पादक। स्वपोषी मतलब क्या? जो अपना भोजन खुद बना रहा है, मतलब पेड़ पौधा। उत्पादक इसको कह सकते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद का तैयार करता है। तो स्वपोषी अथवा उत्पादक कहां आते हैं? प्रथम पोषी स्तर पर। तथा सौर ऊर्जा का स्थिरन करके उसको विषम पोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो एक्चुअली अपना भोजन कहां से बना रहे हैं? आप कहेंगे सर पृथ्वी से, मिट्टी से जल लेकर के, वायुमंडल से CO2 लेकर के, और साथ ही जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बगैर सनलाइट के क्या प्रकाश संश्लेषण होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। अब सनलाइट की उपस्थिति में वो सोलर एनर्जी को क्या कर रहे हैं? जो ग्रीन प्लांट है सर उसको बायो एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर एनर्जी को वो क्या कर रहे हैं सर? जैव ऊर्जा में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में धारण करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, जो सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके, सौर ऊर्जा का मतलब आप कह सकते हो फिक्सेशन करके, विषम पोषी और कंज्यूमर के लिए क्या करते हैं? एनर्जी अवेलेबल कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी में कौन आएगा? जो पेड़ पौधा को खाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शाकाहारी। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय पोषी स्तर में आएंगे। और जो छोटे मांसाहारी होंगे और द्वितीय उपभोक्ता होंगे उसको हम लोग कहां रखेंगे? तीसरे पोषी स्तर में। और बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता कहां आएंगे? चौथे पोषी स्तर में आएंगे। बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता कहां पे आएंगे? चौथे पोषी स्तर में आएंगे। तो मेरे मित्र अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है कि छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर पर होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी अभी डिस्कस किए हैं, बिल्कुल सही है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पर होते हैं, बिल्कुल सही है। स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं, बिल्कुल सही है। जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर है। आप कहेंगे सर जीवाणु जो है इसको आप घटक के श्रेणी में रखेंगे। चतुर्थ पोषण स्तर में कौन आ जाएगा? आप सभी कहेंगे बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता। चतुर्थ पोषण स्तर में बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता। इसीलिए आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा गलत युग्म है, और सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना चला कि ये सवाल आपको कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप सभी इस लाइन को कंठाग्र कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बहरहाल मेरे मित्र अगला सवाल आपके सामने है, बहुत ही लल्लू सा सवाल। आप सभी इसको देखते ही आंसर कर दिए होंगे कि 10 मीटर लंबे तार के तांबे के तार का प्रतिरोध 8 ओम है। 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी लंबाई जो है आधा हो गया है तो प्रतिरोध भी हमारा आधा हो जाएगा। बिल्कुल चिल्ला। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे इससे कैसे गुरुजी, बिना बताए आप कैसे कर दिए? तो मेरे मित्र मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में हम जब कभी भी चर्चा करते हैं, आप क्या कहते हैं? चालक का ये गुण है जो चालक से होकर के प्रवाहित धारा का विरोध करता है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है। तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। यहां पे 10 मीटर लंबा तार है और उसका प्रतिरोध कितना है सर? 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 8 ओम है। और मेरे मित्र कहा जा रहा है कि 5 मीटर, तो लंबाई सीधे आधा हो गई, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे गुरुजी 0.5 आर हो जाएगी। अब चालक के तार के प्रतिरोध के सर लंबाई के समानुपाती और क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और छिलासी जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो आप कहेंगे गुरुजी एकरा तो रिमूव करना पड़ेगा। किससे करेंगे? तो आप कहिएगा रो से, और ये क्या हो जाता है? रो एल बटा ए। रो एल बटा ए किसके लिए सर? प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हो जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चालक का प्रतिरोध न सिर्फ चालक के लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, बल्कि मेरे मित्र तापमान पर भी डिपेंड करती है और चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाएगा। वैद्युत अपघटनी किसको बोला जा रहा है चला? इलेक्ट्रोलाइट्स को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स को। इसको हम लोग वैद्युत अपघट भी कहते हैं। याद रखना कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या चीज है? मेरे मित्र बहुत ही सरल सा चीज है। क्या है? तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि वैसे लिक्विड जिससे विद्युत का चालन हो सकता है क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा कौन कौन सा होगा? याद रखना होगा, बिल्कुल नहीं। जितने भी एसिडिक, बेसिक और सॉल्टी सॉल्यूशन होंगे, अम्लीय, क्षारीय और लवणीय विलयन होंगे, जलीय विलयन, वे सब के सब क्या करेंगे? आप सभी कहेंगे सर विद्युत का चालन करेंगे, और इसीलिए ये सब के सब वैद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। तो आप सभी ये याद रखेंगे हमेशा कि जब भी वैद्युत अपघट की चर्चा करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये वैसा विलयन होगा, वैसा विलयन जो वैद्युत का चालन करता है, वैसा विलयन जो वैद्युत का चालन करता है, क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना होगा कि सभी एसिडिक बेसिक एवं लवणीय विलियम नहीं चला, लवणीय विलयन किसके उदाहरण होंगे? आप सभी कहेंगे वैद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के उदाहरण होंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब जिससे बेहतर तरीके से बिजली का क्या हो सके सर? हस्तांतरण हो सके, या आप कह सकते हो वैद्युत का चालन हो सके, और जिससे थोड़े थोड़े मात्रा में चालन होगा वो हम कहेंगे सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है, इसके लिए सर वैद्युत अपघट है, इसका उपयोग हम लोग वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में करते हैं। और वैद्युत अपघटन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को या किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके आयन में विभक्त करना, आयन में तोड़ना। और खास करके हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा करते हैं तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में इसका हमें विस्तृत रूप से देखने को मिलता है कि सर इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, धातु के परिष्करण में क्या क्या यूज किए जाते हैं। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी बात करी जा रही है कॉपर का वैद्युत अपघटन करना है, तो कॉपर के वैद्युत अपघटन में इसमें से कौन से इलेक्ट्रोलाइट का यूज होगा? तो कॉपर का करना है। तो मेरे मित्र जब आप कॉपर से संबंधित किसी भी आयन को नहीं तोड़ोगे तो क्या आपको कॉपर मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन को पहचानने का एक तरीका तो बस ये था कि सर कॉपर के वैद्युत अपघटनी की अगर हम बात करेंगे तो सीधे सीधे हम लोग किसका नाम लेंगे? कॉपर सल्फेट का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? कॉपर सल्फेट का नाम लेंगे। और ये जो कॉपर सल्फेट है यानी कि आपका CuSO4 है, इस CuSO4 से जब विद्युत क्या करी जाएगी सर? पास करवाई जाएगी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से, तो आपको कॉपर और सल्फेट प्राप्त होगा। कैसे होगा जरा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि ये आपने कोई एक इलेक्ट्रिकल कह रहे कोई बीकर ले लिया, आप इसमें दो इलेक्ट्रोड रख दो, एक आपका पॉजिटिव वाला एनोड और दूसरा आपका क्या सर? निगेटिव वाला कैथोड। अब ध्यान देना कि अब CuSO4 के जलीय विलयन को आप क्या करो सर? किसी सेल से कनेक्ट करके या बैटरी से कनेक्ट करके आप इससे विद्युत धारा दो। सर जलीय विलयन CuSO4 प्लस H2O की बात कर रहे हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके जलीय विलयन से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये हमारा Cu प्लस और SO4 माइनस, Cu प्लस और SO4 माइनस के रूप में हमें दिखेगा। और आप सबों को मालूम है कि ये प्लस है तो किस पे आएगा? कैथोड पे। ये माइनस है तो किस पे आएगा? एनोड पे आएगा। और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा सर? कॉपर मिलेगा। तो कॉपर के वैद्युत अपघटनी में किसका प्रयोग किया जाएगा? आप कहेंगे सर कॉपर सल्फेट का। अब यहाँ पे सोडियम सल्फेट है तो आप कहेंगे गुरुजी इसका फॉर्मूला Na2SO4 होगा। कॉपर ऑक्साइड है CuO होगा इसका फॉर्मूला। क्यूप्रस क्लोराइड तो याद रखना CuCl क्या होगा? आप कहेंगे क्यूपर क्लोराइड होगा। अच्छा, कॉपर के वैद्युत अपघटनी में कॉपर किस पे प्राप्त होगा? तो आप सभी याद रखेंगे सर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, कैथोड पे प्राप्त होगा। अगला सवाल देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? ना बनेगा। पहला ऑप्शन है केवल प्रोटॉन, दूसरा है केवल इलेक्ट्रॉन, फिर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जे थॉमसन के द्वारा क्या किया गया था? परमाणु संरचना को समझने के लिए सबसे पहला मॉडल दिया गया था। तो अगर आपसे कभी भी सवाल ये कर लिया जाए कि जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ये क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे परमाणु
परमाणु संरचना परमाणु संरचना को परमाणु संरचना को परमाणु संरचना को समझने हेतु सबसे पहला मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो आप सभी कहेंगे थॉमसन ने किया, नाम से ही स्पष्ट है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कहेंगे गुरुजी? जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने और क्या करा था चला? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज करा था। अब ध्यान देना कि परमाणु संरचना को समझने हेतु जो सबसे पहला मॉडल थॉमसन के द्वारा दिया गया था, तो उस वक्त थॉमसन ने यह बताया कि जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है। थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन इंबेडेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। और इन्होंने अपनी इस मॉडल की चर्चा कैसे करा था? तो आप लोग मार्केट से केक लाते हैं और केक में देखते होंगे कि जो आपका काजू किशमिश छुहारा होता है वो ऐसे लगता है धसा हुआ है ऊपर से या छिड़का हुआ रहता है। तो थॉमसन ने अपने इस मॉडल की चर्चा कैसे करा सर? जो रेजिन पुडिंग मॉडल हम लोग कहते हैं, मतलब क्रिसमस के केक में सूखे मेवे की तरह, तो इसकी चर्चा, इसकी तुलना उन्होंने चूंकि क्रिसमस के केक से की, इसीलिए मेरे मित्र थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि ये हमारा मॉडल आप तरबूज से भी समझ सकते हो। जिस तरह तरबूज का खाने वाला लाल भाग होता है उसमें बीज धसा हुआ रहता है, उसी तरीके से कोई भी परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसा हुआ रहता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे पूरे प्रमुखता से जोर दिया। इन्होंने यहाँ पे प्रोटॉन वगैरह की चर्चा नहीं करा। उनका यह मानना था कि चूंकि परमाणु एक धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसा हुआ रहता है, तो जाहिर सी बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा वो बैलेंस होगा, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। मतलब जितना धन आवेश उतना प्रोटॉन पर ऋण आवेश। तो मेरे मित्र जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था उसमें केवल और केवल किसकी चर्चा करी जा रही थी? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की चर्चा करी जा रही थी कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। तो जो सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपारमाणविक कणों को दर्शाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी केवल इलेक्ट्रॉन। मेरे मित्र अब परमाणविक कण यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी भी परमाणु के कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की चर्चा की गई थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की चर्चा की गई थी। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल, साथ में वाटरमेलन मॉडल कहने के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल पहला ऐसा परमाणु मॉडल था जिन्होंने परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करा था। तो आपसे अगर यह सवाल कर लिया जाए कि परमाणु की उदासीनता का व्याख्या करने वाला सबसे पहला मॉडल, आप कहेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जो आपसे सवाल पूछा गया उसका सीधा सीधा आंसर आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? मेरे मित्र जठर ग्रंथि, आप कहेंगे जठर रस का स्राव करेगी। जठर ग्रंथि किसका स्राव करेगी? जठर रस का। और इस जठर रस में क्या होगा? आप सभी कहेंगे निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होगा। निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होगा। निष्क्रिय पेप्सिनोजोन, HCl और साथ में क्या होगा? म्यूकस होगा। और ये निष्क्रिय पेप्सिनोजोन और HCl आपस में मिलकर के आप कहेंगे सर पेप्सिन का निर्माण करेगा जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो कहा जा रहा है कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करते हैं? अब ये 3 का तो स्राव करता है। आपके ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस मतलब श्लेष्मा, पेप्सिन, ये तीनों है। जबकि मेरे मित्र जो लार है ये कहां से स्रावित होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये लार ग्रंथि से निकलेगी। कहां से निकलेगी? लार ग्रंथि से निकलेगी। और आपका जो आंसर है वो क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि आपसे सवाल है कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? तो लार का स्राव नहीं करती है। लार का स्राव कौन करता है? लार ग्रंथि करती है। अब याद रखिएगा कि ये लार ग्रंथि आपको कहां देखने को मिलेगी? आप कहेंगे गुरुजी हमारे मुख गुहा में, बकल कैविटी में। और लार ग्रंथि की संख्या कितनी है? आप सभी याद रखेंगे 6। बोले तो कितना? आप कहेंगे 3 जोड़ी। कितना? आप कहेंगे 3 जोड़ी। और लार में जो एंजाइम होता है वो किसको पचाने का काम करता है? तो सर लार में उपस्थित एंजाइम जो स्टार्च होता है उसके पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? समांगी और विसमांगी।
मेरे मित्र, मिश्रण की जब भी हम चर्चा करते हैं तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तब मिश्रण तैयार होता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो आप कहेंगे यौगिक बन जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है आपका विसमांगी मिश्रण। ध्यान देना कि समांगी मिश्रण के संपूर्ण आयतन में जो पदार्थ के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे कि मेरे मित्र, आप पानी में चीनी मिला दो तो आप उस पानी में चीनी मिलाने पे जो शरबत बना है उसको आप ग्लास के ऊपर से पियो, नीचे से पियो, हर जगह आपको मिठास की जो प्रॉपर्टीज है वो आएगी, मतलब जो मिठास का गुण है वो पूरे ग्लास में फैला हुआ है। तो वैसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी तत्वों का गुण उसके पूरे आयतन में हो, संपूर्ण आयतन में हो, उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। और वैसा मिश्रण जिसमें उसके जो कंपोनेंट हैं उसका गुण उसके पूरे संपूर्ण आयतन में नहीं हो, वो हमारा विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण अगर आप मिलाओगे वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और वो क्या होगा, आप कहेंगे सर समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। जल में घुली चीनी शरबत बनेगा, आप कहेंगे समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। जल में घुला लवण, आप कहेंगे नमक को भी घुलाएंगे तो सर पूरा गिलास नमकीन हो जाएगा, जबकि जल में तेल कभी भी मिक्स नहीं होगा। इसीलिए जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं, आप कहेंगे सर जल में तेल जो है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सरीसृप में लिंग निर्धारण में सर आप सभी कहेंगे तापमान मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि कुछ ऐसे भी जंतु हैं जहां पे लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। लिंग निर्धारण जो है वो क्या होता है सर, आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है, ऐसा कौन सा जीव है? आनुवांशिक नहीं होता है ऐसा कौन सा जीव है? तो आप सभी याद रखेंगे घोंघा। कौन सा है? घोंघा। लिंग निर्धारण जिसमें ताप के सहारे होता है, आप कहेंगे सर सरीसृप। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि मानवों में लिंग निर्धारण क्या होता है? आनुवांशिक रूप से होता है। मानवों में लिंग निर्धारण आप सभी याद रखेंगे आनुवांशिक होता है। क्या होता है? आनुवांशिक होता है। ये चीज आप सभी माइंड में रखेंगे। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए। नर युग्मक मेल गैमेट्स और मादा युग्मक और फीमेल गैमेट्स का संलयन निषेचन कहलाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। कई बार आप लोगों ने डिस्कस करा होगा कि सर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं। तो स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे के साथ संलयित हो जाना निषेचन कहलाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम किसी भी फ्लावर के सर मेल पार्ट की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो है फिलामेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? फिलामेंट। और यहां पे क्या हो जाता है? एंथर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। और इसमें क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण यानी कि पोलन ग्रेन कहते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन है एक्चुअली रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं सर? यही हेल्प करते हैं। तो जो सवाल है कि नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये ऑब्यूल होगा, जिसको हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं, ये पूरी संरचना को। और ये वाली संरचना क्या होती है? आप सभी कहते हैं वर्तिका। और ये वाली क्या होती है? आप सभी कहते हैं गुरुजी वर्तिकाग्र होती है। अब जो इसमें ओवम होगा, अंडप होगा, वो कहां पे होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी जो अंडप होगा वो अंडाशय में होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल यानी कि अंडाशय। और यहां पे कहा जा रहा है कि मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, तो मादा युग्मक अंडप अंडाशय में होता है। तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट गलत है। निषेचन से हमें युग्मज प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है कि whenever two gametes are diffused together then they form zygote। जब दो गैमेट्स आपस में क्या करेंगे? डिफ्यूज होंगे तो ये क्या बनाएंगे? जाइकोट बनाएंगे। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने
20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मेरे मित्र ये आपका अवतल दर्पण है और ये इसका आप कह सकते हो ध्रुव, ये क्या है फोकस और ये क्या है वक्रता केंद्र। क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और कहां वक्रता केंद्र पर बनता है, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर होगी तभी इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा होगा, आप कहेंगे सर वक्रता केंद्र पर बन रहा होगा। एक प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और आप कहेंगे दूसरी ऐसी। आप यहां पे क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो वक्रता केंद्र पर बन रहा है मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से यहां तक आएंगे तो ये 20 सेंटीमीटर है और फिर यहां से यहां तक आएंगे तो आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बन रहा है और आपको मालूम है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो तो समान आकार का प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी भी 20 और जो आपका वस्तु दूरी है वो भी 20 है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इसका आवर्धन जो है m = -v/u से 20/20 सीधे 1 हो जाएगा। अब चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए हमारा आंसर -1 में आएगा। अच्छा, बहुत सारे छात्रों के मन में होगा कि गुरुजी ये कैसे संभव है, तो चला u = यहां पे कितना -20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बन रहा है तो ये भी 20 सेंटीमीटर, तो v = क्या होगा -20 सेंटीमीटर। अब देखो दर्पण में आवर्धन सूत्र m = -v/u, तो माइनस और -20/-20, ये माइनस कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना आया -1। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे, आप सभी ये याद रखेंगे यहाँ पे कि जो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है, एक मिनट, शुष्क बुझा हुआ चूना है, इससे जब हम लोग क्या करेंगे क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको विरंजक चूर्ण देखने को मिलेगी। कैसे? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है और ये क्लोरीन गैस आपको कैसे प्राप्त होती है, तो आप सभी याद रखेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस से, क्लोर क्षार प्रक्रिया से। कहा जा रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है CaOCl2, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि विरंजक चूर्ण का निर्माण तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस के प्रवाह से हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग क्या होता है, तो पहला उपयोग याद रखेंगे वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन में विरंजन के लिए, यानी कि आप कह सकते हो ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए उपयोग, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो सवाल आपसे है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा, आप कहेंगे विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण होगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO पढ़ते हैं इसको, कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे आप CaCl2 कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। मेरे मित्र ऑप्शन है विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत हीटर। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो विद्युत हीटर है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करेगा, न कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। क्यों? क्योंकि सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति ये कहां चला जाएगा, आप सभी कहेंगे सर जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है वहां चला जाएगा, जबकि विद्युत हीटर हमेशा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करेगा, इसीलिए विद्युत धारावाही चालक गति का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत हीटर में नहीं होगा, बाद बाकी पंखा, मोटर, जनित्र इन सभी में होगा। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके चलते होता है, आप सभी कहेंगे जड़त्व के चलते होता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन गति के तृतीय नियम, मेरे मित्र इसके चलते नहीं होता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, लेकिन सवाल जब सीधे सीधे हमसे यह पूछा जा रहा है कि जब हम बस में सफर कर रहे हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है, तो हम सीधे कहेंगे हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है। न्यूटन के तृतीय नियम को हम लोग क्या कहते हैं, चला याद रखना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। और साथ में ये ध्यान में रखेंगे आप सभी कि न्यूटन गति के द्वितीय नियम से क्या मिलती है,
F इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स के लिए इक्वेशन मिलती है। और गुरुत्वीय त्वरण की अगर आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी G इक्वल टू जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर होता है। याद रखना ये चीज। अगला सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। आप सभी याद रखेंगे साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता होती है। अब पादप हार्मोन से सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठो चला, ये जो आपका पेज है ये आप सबों के लिए भी आए है। क्या है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पादप हार्मोन या हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। इसके एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। पहला कि विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं और इनके संश्लेषण का स्थान क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वो क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पादप हार्मोन निर्मित दूसरे जगह होता है और उसका कार्य जो है दूसरे जगह होता है। ये अपने संश्लेषण स्थल से क्रिया क्षेत्र तक विसरण द्वारा पहुंचेगा। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पादप हार्मोन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा संश्लेषण से विसरण क्षेत्र तक जाता है। आप सभी क्या, संश्लेषण से क्रिया क्षेत्र तक जाता है, आप सभी क्या कहेंगे, विसरण द्वारा। अब मेरे मित्र ध्यान लेना, ध्यान रखना आप सभी कि जो पादप हार्मोन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनका क्या होता है, कार्य भी अलग अलग होता है। कहा जा रहा है कि एक उदाहरण लेते हैं कि जब वृद्धि करता है पादप तो प्रकाश को संसूचित करता है। जब कोई पादप वृद्धि करता है तो वो प्रकाश की ओर जो है उसका तना डिटेक्ट होता है। एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं यह परों के अग्रभाग यानी कि टिप में संश्लेषित होता है। मतलब जो पौधे में मौजूद वृद्धि वाला हार्मोन ऑक्सिन है वो कहां पे संश्लेषित होता है, तो पौधे के परों यानी कि तना का जो शीर्ष भाग है, टिप है, उसमें संश्लेषित होता है। और ये क्या करता है सर, कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ध्यान रखना आप सभी कि परोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं के लंबी वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। मतलब क्या हुआ कि परोह के प्रकाश से दूर वाली साइड में जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है सर, वो कोशिका के लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वृद्धि वाला हार्मोन है। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन है ये क्या करता है, तो सर ऑक्सीजन के तरह तने के वृद्धि में सहायक होता है। यानी कि तने के वृद्धि में मुख्य रूप से आप कह सकते हैं सर जिब्रेलिन जो है वो तने के वृद्धि में सहायक होता है। और ये जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और मेरे मित्र ये उस क्षेत्र पे ज्यादा मिलेगी जहां पे लगातार कोशिका विभाजन होते रहती है। कैसे, तो जैसे कि सर आपका फल हो गया, बीज हो गया, इन सभी में साइटोकाइनिन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे आप सभी कि जो पौधे में पाया जाने वाला एब्सेसिक अम्ल है, ये एब्सेसिक अम्ल क्या करता है, तो सर ये ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। कहा जा रहा है कि एब्सेसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन का एक उदाहरण है। और पत्तियों का मुरझाना किसके प्रभाव में सम्मिलित है, आप सभी याद रखेंगे एब्सेसिक अम्ल के प्रभाव में सम्मिलित है। तो यहाँ पे जो आपका हार्मोन है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, नहीं समझे, ये सब पादप हार्मोन है। ऑक्सीन वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए। जिब्रेलिन जो है वो तना के वृद्धि में सहायक होगा। एब्सेसिक अम्ल ये सर पौधे की जो वृद्धि होगी उसको रोकेगी और पत्तियों का मुरझाना इसी एब्सेसिक अम्ल के चलते होगा। साइटोकाइनिन उस जगह पे पाई जाएगी जहां पे लगातार कोशिका विभाजन होती है, जैसे कि फल और बीज। इसीलिए साइटोकाइनिन की सांद्रता क्या होगा, फल और बीज में ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य किसी के द्वारा भी प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शक्ति बाद बाकी त्वरण A इक्वल टू V माइनस U बाई टी। अगला है संवेग, तो क्या कहोगे, mv और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी वस्तु का छाया क्यों बनता है, तो सर प्रकाश के सीधी रेखा में गमन होने के चलते बनता है। यानी कि ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट शैडो आर फॉर्म्ड। मेरे मित्र सवाल वही है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है तो उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन नहीं, प्रकाश के विवर्तन नहीं, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण नहीं, प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने से। प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने से पिन होल कैमरा में भी इमेज बनता है, शैडो बनता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सर इसी प्रिंसिपल पे होते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है,
विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, विशाल वस्तु का वेग घटता है, वस्तु का द्रव्यमान घटता है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा। मतलब कोई बड़ा सा वस्तु है तो उसके मुक्त पतन पर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मुक्त पतन का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा उस पर और कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, और कोई विशाल वस्तु है जब ऊपर से उसको नीचे गिराया जाएगा तो धीरे धीरे उसकी वेग क्या होगी, आप कहेंगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान तो नियत रहेगा। विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। विशाल वस्तु का वेग घटता है, गलत है। वस्तु का द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान नियत है तो वो घटेगा ही नहीं। पूछा जा रहा है क्या होगा, आप कहेंगे विशाल वस्तु का वेग बढ़ेगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया Al2SO4 होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तो AlCl3 प्लस BaSO4 के लिए आपको सही संतुलित समीकरण इसमें चुनना है। क्या मेरे मित्र ये सवाल आपसे ना बनेगा? ये सवाल का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। मेरे भाई एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी CnH2n हो जाएगा। अब CnH2n प्लस 2 होगा। चला एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, आप कहेंगे CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी CnH2n माइनस 2। किसका पूछा जा रहा है सर एल्कीन का, क्या कहिएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके इस सेट में टोटल 19 सवाल थे जिसको आप सभी ने मेरे साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अपने साइंस को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे आप केवल एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं या एनसीईआरटी सहित पूरा साइंस फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा कि अगर आप केवल हमारे साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में, जो आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। साथ ही आप एनसीईआरटी के साथ पूरे साइंस को A to Z कंप्लीट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी मिशन 2025 में इनरोल हो सकते हैं, और ये बैच भी आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा और इस वीडियो से आप काफी कुछ सीख पाए होंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।